तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा इलेक्ट्रॉनिक सॉइल विकसित की है? तो आंसर होगा स्वीडन ने। तो स्वीडन के लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अभी इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी का आविष्कार किया है। मतलब इसमें अब फसल के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हाँ, बिना मिट्टी के ही आपकी फसल तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। और इसमें यह भी देखा गया कि 15 दिनों में 50% अधिक वृद्धि देखने को मिली है जब यह एक्सपेरिमेंट किया गया पौधों पर। और यहाँ पे एक टर्म आई है हाइड्रोपोनिक। तो इसका मतलब क्या होता है? तो बिना मिट्टी की खेती करने की टेक्निक को ही हाइड्रोपोनिक कहा जाता है। ये ध्यान में रखना। तो देश का नाम याद रखना। सिंपल सा पूछेंगे कहां पे? तो स्वीडन में ऐसा किया गया। स्वीडन की कैपिटल क्या होती है? स्टॉकहोम होती है। करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर होगा गुजरात। सिंपल सा आंसर याद रखना है इसमें तो आपको। अभी अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखो कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसमें केवल क्वेश्चन बताऊंगा और आपको आंसर बताऊंगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे अभी हमने देखे जहां पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मुझे जरूरत होती है आपको बताने की, कुछ पॉइंट्स आपको बताने की जरूरत होती है। तो इस तरह के मिक्स में हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। आप घर पर भी जब रिविजन करते होंगे तो यही हमारा तरीका होता है और वैसे ही मैं आपको करवा रहा हूं। देखो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्पेस एक्स ने। तो अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है नासा, उसने अपना सीक्रेट स्पेस प्लेन जिसका नाम है X-37B इसको लॉन्च किया है। और ये सीक्रेट प्लेन की 7वीं उड़ान थी और लॉन्चिंग स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से की गई। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, अमेरिका से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इसरो ने PSLV C-58 से एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, बता सकते हो उसका नाम क्या है? तो एक्सपोसैट उसका नाम है। अभी 1 जनवरी 2024 को ही लॉन्च किया था, तो जरूर याद रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहां पे खोजा गया? तो आंसर होगा अमेरिका में। एक्चुअली में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक खारे पानी की झील है जिसे कहते हैं सॉल्टन सागर, और यहीं पे अब तक का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजा गया। यहाँ पे एक झील के बारे में मैंने बात की, सॉल्टन सागर लेक, ये खारे पानी की झील है। कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जो कोलोराडो रेगिस्तान है ये वहां पर है। लिथियम की बात करें तो आपको बताइए सबसे हल्की धातु होती है, लाइटेस्ट मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अच्छा, मान लो एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो बोलीविया देश में मिलेंगे, फिर अर्जेंटीना में मिलेंगे, फिर आपको अमेरिका में मिलेंगे। अभी लिथियम के भंडार भारत में भी पाए गए थे। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बताया। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया? 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को सबको पता है, क्योंकि जो ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे लुई ब्रेल, उनकी जयंती होती है 4 जनवरी को। लुई ब्रेल का जन्म कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था 1809 में। अच्छा, ब्रेल कोई भाषा नहीं है, आप यूं मत समझना। जिन्हें देख नहीं पाते, जो लोग देख नहीं सकते, उनकी एक भाषा होती है ब्रेल। कोई भाषा नहीं है, मतलब ये कोड होता है जिसका उपयोग किसी भी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। और एक बार एग्जामिनर ने यही प्रश्न एग्जाम में पूछा था कि बताओ ब्रेल लिपि के प्रत्येक अक्षर के लिए कितने डॉट्स होते हैं? तो याद रखना 6 डॉट्स होते हैं। ये स्टैटिक प्रश्न है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो मैं आपको बताता हूं। और थीम क्या रही? रीचिंग द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड, अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना। देखो अगला प्रश्न क्या है फिर, कि अभी फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? तो आंसर होगा GSAT-20। तो मतलब एलन मस्क की जो कंपनी है ना स्पेस एक्स, उसका जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे अभी इसरो ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करवाया जिसका नाम है GSAT-20। इसे याद रखना CMS-03 या GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है। कुछ भी नाम आपके एग्जाम में आ जाए, मैंने तीनों बता दिया आपको। तो ये इतना सा पॉइंट्स आप ध्यान रखना, यही प्रश्न पूछेंगे आपसे। फिर देखो आपसे पूछ रहे हैं कि चाड देश के प्रधानमंत्री कौन बने? तो सुक्सेस मसरा इनका नाम है। अफ्रीकी देश है चाड, ये यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखो मैं आपको बताऊं, चाड इसकी कैपिटल क्या होती है? N'Djamena। सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी होती है। कुछ ऑप्शन भी आपको रिवाइज कराऊं तो ND,
राजोएलिना ये मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने, श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने और फेलिक्स त्सेसीकेदी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के भी प्रेसिडेंट बने थे। ध्यान रखना ये। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अच्छा, पहले तो इसके बारे में जानते हैं ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये कब शुरू की थी मोदी जी ने? 17 सितंबर 2023 को जब विश्वकर्मा जी की जयंती थी उसी अवसर पर इसकी घोषणा की थी इन्होंने। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो जो कारीगर लोग होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, तो ये मुख्य रूप से उन्हीं के लिए है। जैसे कि लुहार हो गए, सुनार हो गए, कुम्हार हो गए, मूर्तिकार हो गए। इस तरह से टोटल 18 ट्रेड इसमें दी गई है। 18 ट्रेड से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि लुहार एक ट्रेड हो गई, दूसरा सुनार हो गया, तीसरा कुम्हार हो गया, एक मूर्तिकार हो गया। तो इस तरह से अलग अलग कामों को ट्रेड बोला गया है। तो इस तरह से 18 ट्रेड में जो लोग आते हैं उनके लिए है ये योजना। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आप अपना काम स्टार्ट कर सको, उसके लिए आपको लोन वगैरह भी दिया जाएगा। शुरू में तो आपको 5% के ब्याज दर के साथ बिना गारंटी के 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। तो याद रखना कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो जम्मू कश्मीर बना है। तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं इसमें कि अभी हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नाम की बुक को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था आरिफ मोहम्मद खान ने, जो कि आपको पता है केरल के राज्यपाल गवर्नर है। बुक का नाम क्या है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। और इस बुक को लिखा किसने है? तो 2 व्यक्तियों ने लिखा है, एक तो प्रोफेसर गीता सिंह ने और मोहम्मद आरिफ खान भारती ने। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अभी गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य है टॉप पर, या सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहां पर है? तो तेलंगाना आंसर बताया गया। तो अभी गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने बताया कि देश में साइबर क्राइम के मामलों में तेलंगाना सबसे आगे है। और इन्होंने बताया महाराष्ट्र में फेक प्रोफाइल के सबसे ज्यादा मामले हैं और बिहार में एटीएम फ्रॉड के मामले सबसे आगे, और बिहार में एटीएम फ्रॉड के मामले सबसे ज्यादा है। ऐसे ही एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले सबसे ज्यादा कहां पर है? तो शहरों में तो दिल्ली में है और राज्य में पूछोगे तो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे सुरक्षित शहर बताया था कोलकाता ने। इसने किसने? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दलेमा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा माधव गोडबोले ने। तो याद रखना बुक का नाम और लेखक का नाम। अगला प्रश्न पूछ रहे, यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? नादिया कैल्विनो बनी है। तो नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की नई अध्यक्ष बन गई है और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। आपसे जरूर पूछा जाएगा कि ये किस देश की है, तो ये स्पेन की है, ये जरूर ध्यान में रखना भैया। और यूरोपीय निवेश बैंक की बात करेंगे, स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है और इसकी ये पहली महिला हेड बन गई। नादिया कैल्विनो इनका नाम है। आपको याद है उर्सुला वॉन डेर लेन ये यूरोपियन यूनियन की हेड है और क्रिस्टीना जॉर्जिवा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेड है और दिल्मा रोसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड बनी थी, ये ब्राजील की है। अच्छा यूं बताओ यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड कौन है? तो आंसर होगा क्रिस्टीन लेगार्ड है। और अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने थे? डेनिस फ्रांसिस बने थे, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि ये किस देश के हैं, देश इनसे इनकी कंट्री पूछी गई थी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा ये नादिया कैल्विनो किस देश की है, ये याद रखना स्पेन की है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा आनंद में। तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की यानी कि हेडक्वार्टर की अभी आधारशिला रखी है। कहां पे? गुजरात के आणंद में। और ये जो मुख्यालय होगा ये 100% सौर ऊर्जा से चलेगा, ग्रीन एनर्जी से चलेगा। अच्छा डेयरी से आपको याद आता होगा फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल हरियाणा में है। इसी तरह से याद रखना केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये आपको राजमुंद्री में मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में मिलेगा। तो ये भी स्टैटिक प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान में रखना।
अगला प्रश्न क्या है कि PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा ओला इलेक्ट्रिक बन गई है। PLI का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था काफी समय लेकर के डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैंने आपको प्रश्न बता दिया, उत्तर बता दिया, वो आप ध्यान में रखना। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दो कि अभी जो ओला है इसने AI मॉडल लॉन्च किया था जो कि भारत का पहला AI यूनिकॉर्न भी बना था, उसका नाम क्या है? और वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई क्रिक एग्जाम चैनल को ही पहली बार देख रहे हैं तो, कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बने हैं पूरे 2023 में और 2024 में जनवरी और फरवरी में, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड में वीडियो बना चुका हूं। उसमें आपको AI से संबंधित सारे प्रश्न मिल जाएंगे, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न आया तो वो उस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। कहाँ मिलेगा वीडियो? या तो अपने वीडियो सेक्शन में जाके देखना, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, या अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, या फिर सिंपल सा यूट्यूब पे सर्च करना क्रेक एग्जाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख देना, ऊपर ही ऊपर वीडियो आ जाएगा। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ई-कॉमर्स स्टार्टअप है ऑपडोर, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा बिन्नी बंसल ने। तो ऑपडोर ये एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप है जिसको बिन्नी बंसल ने लॉन्च किया है। बिन्नी बंसल नाम सुना है आपने? याद होगा, फ्लिपकार्ट के संस्थापक थे ये, दो दोस्त थे, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। फिर वॉलमार्ट को इन्होंने अपनी फ्लिपकार्ट कंपनी बेच दी थी, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन ये वही बिन्नी बंसल है। तो अभी इन्होंने ये ऑपडोर नाम से एक ई-कॉमर्स कंपनी शुरू की है। मतलब ये काम क्या करेगी? तो जो ई-कॉमर्स कंपनी खोलना चाहते हैं, ई-कॉमर्स कंपनी मतलब जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई, मिंत्रा हो गई, तो इसी तरह से अगर आप भी खोलना चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति खोलना चाहता है तो ये उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि भैया ऐसे करो वैसे करो, बताएंगे, गाइड करेंगे, यूं समझो, है ना? तो ध्यान रखना इसे। अगला प्रश्न देखो फिर। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा दिनेश के त्रिपाठी। तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अभी नेवी के वाइस चीफ बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? संजय जयसिंह का स्थान लिया। बाकी ऑप्शन में आपको बताऊं, अभी हमने पढ़े अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, और 16वें वित्त आयोग के सचिव ये ऋत्विक रंजनम पांडे बने। वैसे नौसेना प्रमुख हमारे कौन है? आर हरिकुमार है। नौसेना दिवस आपको पता है 4 दिसंबर को होता है। और वैसे वायुसेना प्रमुख हमारे विवेक राम चौधरी हैं और आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न क्या है? अभी किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो देखो, रानी दुर्गावती से ही आपको समझ में आ जाएगा, इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। क्यों आ जाएगा समझ में? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश का एक नवीनतम टाइगर रिजर्व बना था, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, हमने कई बार पढ़ा है, तो उसी से लिंक करके ऐसे आप कर सकते हो। और अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए कौन? मोहन यादव। तो उन्होंने ये रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो क्या होगा इसमें, अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि अभी मध्य प्रदेश में जो ये नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है, जो कि आप कहोगे कि हमारे देश का ये 54वां टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश के कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। और अभी जो ये हमने 2024 जनवरी को स्टार्ट कर दिया रिवीजन में लेना, ये भी आपको अच्छा लगा होगा कि पहले हम चलो जनवरी और फरवरी को निपटा लेते हैं, ताकि इधर 2024 में भी हम बराबर चलेंगे, जैसे हम 2024 में भी बराबर रहेंगे, और 2023 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करवाता रहूंगा। तो मतलब जैसे भी अभी प्रेजेंट में आप चल रहे हो, उससे 6 महीने का आपको रिवीजन करवाता मैं रहूंगा, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अलग से आपको करंट अफेयर्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है। बाकी और सब्जेक्ट्स को आप टाइम दो आराम से, बस मुझे आपके करंट अफेयर्स तैयार कराने के लिए, आपका रिवीजन करवाने के लिए डेली 10-12 मिनट आप निकाल दो, मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन रेगुलरिटी आपको बना करके रखनी है, रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं लेगा आपकी। और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स देखेंगे, आपके दोस्त लोग जुड़ेंगे, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और कंटिन्यू रहने में मुझे भी मजा आएगा। कम से कम इसमें लाइक का टारगेट नहीं रखेंगे तो इतना तो टारगेट रख ही सकते हैं कि डेली 5-6 हजार स्टूडेंट्स तो देखें कम से कम। तो इतना वीडियो का आप जरूर सपोर्ट करें। आज के लिए बस थैंक यू, राम राम।